नमस्कार बच्चों। कल हम बात कर रहे थे अपक्षयण की शक्तियों की। किसकी बात कर रहे थे? अपक्षयण की शक्तियां। अपक्षयण की शक्तियों की हम लोग बात कर रहे थे और मैंने आपको एक प्रश्न दिया था कि कृषि की दृष्टि से अपक्षयण की शक्तियां किस प्रकार उपयोगी है। तो सबसे पहले उसी की बात करते हैं और यह हमारे एग्जाम 2020 में आया हुआ भी है, जो 18 मार्च को हुआ है। देखिए, कृषि की दृष्टि से अपक्षयण की शक्तियां बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि हमें पता है कृषि के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्या है मिट्टी। कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मिट्टी है। और मिट्टी जो है वो किससे बनती है? इन अपक्षयण की शक्तियों से बनती है। मिट्टी किससे बनती है? अपक्षयण की शक्तियों से बनती है। इसी से चट्टानें टूटकर मिट्टी का निर्माण होता है, जैसे मैंने आपको रेगिस्तान के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये था। इसी की अगर हम बात करें आगे, एक मिनट सेट कर लेता हूँ मैं। हाँ, इसी की अगर हम बात करें, कृषि के लिए मैदानों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनेक प्रकार के रसायन अपक्षयण के कारण चट्टानों से बाहर आते हैं, जो पादपों के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, 2 नंबर जो शक्तियां थी वो थी, कौन सी थी? अपर्दन की शक्तियां। 1 नंबर ये हुई। 2 नंबर थी अपर्दन की शक्तियां। आज ये चैप्टर पूरा करेंगे हम, अपर्दन की शक्तियां। देखो, आपको नोट्स किताब वाले भेजे जा रहे हैं, क्योंकि ये आपको पूरा ध्यान याद करना पड़ेगा। इसमें कोई ये नहीं है कि अच्छे नोट्स या और हो, सभी बातें हमें ध्यान में रखनी है। अपर्दन की बात करते हैं तो वायु, जल, बर्फ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले 3 ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहते हैं। अर्थात बहने की प्रवृत्ति ही अपर्दन कहलाती है। ठीक है ना? 3 बातें बताई हैं मैंने, वायु, जल व बर्फ, तीनों बहुतायत से पाई जाते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहते रहते हैं। ठीक है, इनके बहाव में अत्यधिक शक्ति होती है। इस शक्ति को अपर्दन की शक्ति कहा जाता है। इनके मार्ग में आने वाली बड़ी बड़ी संरचनाएं टूटकर बह जाती हैं। वायु, जल, बर्फ क्षण का कार्य भी करते हैं। इनका कार्य इतने पर भी समाप्त नहीं होता। ये अच्छे से एक स्थान पर जमा हुए पदार्थों को दूर परिवहन करते थे। जहां जाकर ये पदार्थ जमा होते हैं उसके बाद धरातल का रूप बदल जाता था। जैसे इसके अंदर अगर हम बात करें, ठीक है ना, इसके अंदर अगर हम आगे और बात करें तो बहती वायु की शक्ति, किसकी शक्ति? तो अपर्दन की शक्ति की बात कर ली हमने, अपक्षयण की बात कर ली। अब बात करते हैं बहती वायु की शक्ति। बहती वायु जो अपर्दन में आएगी, वायु की शक्ति। तो बहती वायु, तेज हवा चलती है तो क्या क्या होगा, वही बताया कि धरती की सतह पर चारों ओर गैसों का आवरण पाया जाता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। भाई, चारों ओर हमारे जो पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? वायुमंडल बोला जाता है। वायुमंडल में से गैसों का आदान प्रदान कर हम जिंदा रहते हैं। पेड़ पौधे भी वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान कर प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे प्राणियों के लिए भोजन प्राप्त होता है। जो हम भोजन खाते हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण से बनता है पादपों के अंदर, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा। वायु के इन जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, इन्हीं के साथ अपक्षयण का कार्य भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है वायु स्थिर नहीं रहती है, ये गतिशील होती है। वायु की गति ही अपक्षयण की शक्ति प्रदान करती है। वायु का वेग बढ़ने के साथ अपक्षयण की शक्ति भी बढ़ती जाती है, क्योंकि कभी कभी विनाशक होकर ये बड़े क्षेत्रों के नक्शे को बदल डालती है। अपर्दन की शक्ति का काम नहीं करके ये किसकी काम करती है? अपक्षयण की शक्ति का काम करती है। चट्टानों से टकराएंगी तो वो टूटेंगी। अब देखिए, वायु की अपक्षयण शक्ति को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि वायु को चलाता कौन है। वायु को भी चलाता कौन है? हवा कहाँ से आई है, ये कभी सोचा है आपने? तो जैसे देखिए, हम लोग पंखा चालू करते हैं स्विच, तो पंखा घूमने लगता है और हवा है वो आने लगती है। तो हम जानते हैं किसी भी कार्य को करने में ऊर्जा खर्च होती है। पंखा घुमा, किसकी वजह से घुमा? वो घुमा जो
उसको बिजली मिली, बिजली की वजह से वो ठीक है घूम रहा है। तो प्रकृति में हवा को बहाने की व्यवस्था कमरे में हवा बहाने की तुलना में कुछ जटिल है। प्रकृति में किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा लेने वाला एकमात्र स्रोत आपको पता ही है कौन होता है, सूर्य होता है। तो सूर्य एक तारा है जिस पर होने वाली नाभिकीय विक्रिया के कारण अत्यंत ऊर्जा चारों ओर बिखरती रहती है। सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है जिससे नाभिकीय ऊर्जा है वो बिखरती रहती है, चारों ओर बिखरती रहती है। इसमें से एक छोटा भाग पृथ्वी तक पहुंचता है। सौर ऊर्जा का ये छोटा सा भाग पृथ्वी की गतिविधि संचालन के पर्याप्त है। पृथ्वी के हर भाग पर तथा वर्ष के विभिन्न महीनों में सूर्य की ऊर्जा समान मात्रा में नहीं पहुंचती। ऊर्जा के इस असंतुलन के कारण हवा कहीं गर्म होती है तो कहीं ठंडी होती है। हवा गर्मी पाकर फैलती रहती है और हल्के होने पर यह ऊपर उठ जाती है। तो उस स्थान की अगर हम बात करें एयर प्रेशर की तो वो कम हो जाता है। ऐसे अधिक दाब वाले स्थान से वायु दाब कम वाले स्थान की ओर बहने लगता है जिसे पवन कहा जाता है। बहती हवा को क्या बोलेंगे? बहती हवा को पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। पवन की गति दोनों स्थानों के वायु दाब के अंतर पर निर्भर करती है। अंतर जितना अधिक होगा पवन वेग भी उतना ही क्या होगा? पवन वेग उतना ही अधिक होगा। अगर हम प्राचीन काल में इन हवाओं का उपयोग जहाज की को हवा की दिशा में ले जाने के लिए किया जाता था। प्राचीन काल में जो जहाज होती थी उनको हवा की दिशा में ले जाने का कार्य किया जाता था। एक और बता देता हूं आपको, भूमि पर कुछ हवाओं की दिशा सदा समान नहीं रहती। हवा है उसकी जो दिशा है समान रहती है? नहीं रहती। कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पश्चिम, कभी पूर्व, समान रहती है। वेग भी समान नहीं होता है, कभी तेज, कभी कम, कभी बिल्कुल नहीं। तो ऋतुओं के अनुसार इनकी जो दिशा है वो बदलती रहती है। बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शीतकालीन है, इनके अनुसार इनकी जो है हवाएं दिशा जो है वो बदलती रहती है। इस कारण इन्हें मानसूनी हवाओं भी कहा जाता है। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? मानसूनी हवाएं भी कहा जाता है। कौन सी हवाएं? मानसूनी हवाएं भी कहा जाता है। हवाएं गर्मियों में 6 महीने समुद्र से धरती की ओर चलती हैं और ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनती है। गर्मियों में 6 महीने समुद्र से धरती की ओर, समुद्र से धरती की ओर, तब ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनती है। कौन सा होगा? ग्रीष्मकालीन। सर्दियों में 6 महीने धरती से समुद्र की ओर, तब क्या होगा? शीतकालीन। तब क्या होगा? शीतकालीन। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वत्र वर्षा करता है। मानसून की वर्षा से ही वर्ष भर के उपयोग हेतु पानी मिलता है। मानसून से होने वाली वर्षा कई कारणों से प्रभावित होती है। इस कारण कहीं कम तो कहीं वर्षा क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। एक ही स्थान पर एक समय में जल निकास की तुलना में अधिक वर्षा होने पर आपको पता ही है क्या आएगी? बाढ़ आ जाती है। तेजी से बहता पानी मार्ग में आने वाली रचनाओं को नष्ट करता है और उनको अपने साथ बहा ले जाता है। बाढ़ से जन धन की बहुत हानि होती है। बिहार वगैरह उत्तर प्रदेश हैं, इन स्थानों पर अत्यधिक बाढ़ आती है। अब आपके आगे है असमान वेग की हवाएं। असमान वेग की हवाएं, असमान वेग की हवाएं। देखिए कई बार असमान वेग की हवाएं भी पैदा होती हैं। चक्रवात परिवर्तनशील हवा का प्रमुख कारण है। चक्रवात है वो किसकी वजह से आता है? हवा में परिवर्तन के कारण से ही आता है। चक्रवात में हवाएं सीधी नहीं चलकर एक वर्ताकार पथ में चलती हैं, ऐसे, ठीक है। वर्ताकार पथ में चलती हैं, केंद्रीय बिंदु की ओर बढ़ती जाती हैं। केंद्रीय बिंदु की ओर क्या हो रहती है? बढ़ती जाती हैं। चक्रवात हवाएं केंद्र पर वायु दाब कम हो जाने के कारण चक्रवात का घेरा 400 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक होता है।
400 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक होता है। शीतोष्ण कटिबंध में चक्रवातों का विस्तार और हवाओं की गति उष्ण कटिबंध की तुलना में अधिक होती है। यह लाइन भी आपको याद रखनी है कि उस शीतोष्ण कटिबंध में, यह आप सामाजिक में पढ़ते हो, शीतोष्ण कटिबंध में चक्रवातों का विस्तार व हवा की गति उष्ण कटिबंध की तुलना में अधिक होती है। चक्रवात के कारण आप लोगों को पता ही है, क्षेत्र में मौसम में एकदम परिवर्तन हो जाता है। मई के महीने में सावन के महीने का एहसास होने लगता है। तेज हवा के साथ घनघोर वर्षा होती है। बादलों की तेज गर्ज व बिजली की चमक का भय बना रहता है। पेड़ टूटते हैं, छप्पर भी उड़ जाते हैं। बिजली तो बिल्कुल नहीं आती है, मतलब बिजली गुल हो जाती है, जिससे मानव जीवन व अन्य जीव जंतुओं का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। कुछ दिनों में स्थिति एकदम सामान्य हो जाती है। स्थानीय स्तर पर उत्पन्न दावांतर के कारण भी बहुत शक्तिशाली तूफान है वो उठते हैं। ये तूफान उस क्षेत्र में भारी तबाही का कारण बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चक्रवात के बारे में था। असमान वेग की हवाएं मतलब चक्रवात। चक्रवात के बारे में भी आप इसके ये लिख सकते हो। बहते पानी की शक्ति की बात करते हैं। बहते पानी की शक्ति, बहते पानी की शक्ति की अगर हम लोग बात करें तो बहते पानी की शक्ति आपने नदी के रूप में देखा होगा। पहाड़ से निकलकर झील या समुद्र समाप्त होने तक नदी घाटी में डेल्टा तक पहुंचते हैं। नदी का महत्व उसमें बहने वाले पानी पर निर्भर करता है। कुछ नदी का महत्व उसमें बहने वाले पानी पर निर्भर करता है। कुछ बरसात में ही बहती हैं, कुछ 12 महीने बहती हैं। मानव सभ्यता के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसी ही एक नदी सरस्वती किनारे पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। बाद में सरस्वती नदी के बहाव में बदलाव आने पर वहां के लोग अन्य क्षेत्रों में जाकर बसना पड़ा। नदी सरस्वती को पुनः खोजने के प्रयास चल रहे हैं। गंगा, यमुना व चंबल जैसी सदा बहने वाली नदियों के महत्व को सभी जानते हैं। आप लोग सामाजिक में पढ़ते भी हो, ठीक है ना। गंगा है, यमुना है, चंबल है, ठीक है ना। ये जो है महत्वपूर्ण है। इनसे प्राप्त जल व मिट्टी से करोड़ों लोगों का जीवन यापन होता है। नदी बह के महत्व देने को के लिए माँ का कहा जाता है। नदियों में अधिक जल आने पर इनकी विनाश शक्ति का सामना भी हम लोगों को या मानव जीवन को करना पड़ता है। अब आगे जो शब्द है वो है हिमनद। कौन सा शब्द है? हिमनद। इंग्लिश में ग्लेशियर इसको बोला जाता है, याद रख लेना। क्या बोला जाता है? ग्लेशियर। ठंडे क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, सभी को पता है। ज़्यादा ठंडे क्षेत्र होते हैं, वर्षा नहीं होती है। जो वहाँ का पानी है वो जम कर किस में बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है या हिमकणों के रूप में बरसता है। इस घटना को अगर हम बात करें तो हिमपात कहते हैं। पानी का जमकर हिमकणों के रूप में बरसना क्या कहलाता है? हिमपात कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमपात कहलाता है। हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों या ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमपात की स्थितियां ही रहती हैं ज्यादातर। इस कारण इन क्षेत्रों में हिम या बर्फ की मोटी मोटी परतें जमी होती है। यह धीरे धीरे खिसकती भी हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। बर्फ परत के बहने के हिमनाद या ग्लेशियर कहते हैं। बर्फ, मान लीजिए कोई पहाड़ बना, इस पे बर्फ जमी हुई, ये पिघल रहा है, तो इस बर्फ के पिघलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? हिमनद कहा जाता है। हिमनद की गति कम होने के कारण इनके प्रभाव नदी के प्रभाव की तरह तत्काल नहीं देखे जा सकते, ठीक है। लेकिन विशाल आकार के कारण इनकी शक्ति बहुत अधिक होती है। मार्ग में रुकावट बनने वाली चट्टानों को पीस कर मैदा जैसा बारीक कर देते हैं। गंगा व यमुना हिमनदों से निकलने वाली नदियां हैं। क्या है? गंगा व यमुना इसी के कारण निकलती हैं। आजकल विश्व के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जिसके कारण हिम कम बन रहा है मगर पिघलता अधिक है। इससे हिमनदों का आकार सिकुड़ने लगा है और ये बहकर समुद्र में आने लगे हैं। तो समुद्र की सतह ऊपर उठने लगी है। इससे समुद्र के किनारे बसे कई शहर धीरे धीरे जमा जो है इसमें समाने लगे हैं, का खतरा बढ़ने लगा है। भारत का द्वारका शहर प्राचीन
काल में कई बार जल में डूब चुका है और हर बार नया बसाया जा रहा है। पुरानी द्वारका उनके जल के अंदर खोज लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुंबई है, वो भी एकदम समुद्र किनारे है, तो उसको भी डूबने के खतरे हैं, वो उस पर मंडरा रहे हैं। इसके बाद में आज का बच्चों लास्ट है समुद्री हवाएं, समुद्री धाराएं। कि जल का अधिकांश भाग समुद्रों में निहित होता है, सभी को पता है, और 70% जल ही उपस्थित है। इस अपने विशाल आकार के कारण समुद्र से देव एक ही सतह पर एक ही तरह के दिखाई देते हैं। नदी की तरह बाढ़ या सूखे जैसी स्थिति समुद्र में देखने को नहीं मिलती। इस कारण समुद्र को शांत भी कहा जाता है। गहराई से देखने पर समुद्र जल में अधिक देखने शक्ति मिलती है। वायु के प्रभाव से समुद्र जल को लहरों के रूप में ऊपर नीचे आते आपने देखा ही होगा। भूकंप या ज्वालामुखी फटने तथा तूफान आने पर समुद्र लहरें घातक हो जाती हैं। समुद्री जल में शक्ति का दूसरा रूप समुद्री धाराओं में मिलता है। समुद्री धाराओं को समुद्र में बहने वाली नदी भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? समुद्र में बहने वाली नदी। समुद्र में बहने वाली नदी भी इनको कहा जाता है। इनमें एक निश्चित दिशा में जल निरंतर बहता रहता है। कहीं समुद्री धाराओं में गर्म जल बहता है तो कहीं ठंडा। समुद्री धाराओं के बहने के कारण ढाल नहीं होकर तापक्रम अंतर घनत्व में अंतर होते हैं। इन धाराओं का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्म धाराएं क्षेत्र को गर्म तथा ठंडी धाराएं ठंडा या शीतल कर देती हैं। सभी को पता है इस बात का। तो इस प्रकार से हमने समुद्री धाराएं के बात की। अगर हम बात करें जिन स्थानों पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती है वहां तापांतर पैदा होता है, जो हरिकेन व टाइफून जैसे तूफानों को जन्म देता है। कौन कौन से? जो दो तूफानों के नाम है, एक तो हरिकेन और दूसरा टाइफून। दूसरा कौन सा है? टाइफून जैसे तूफानों। जहाजों के संचालन व समुद्री जीवन के जीवन पर धाराओं का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो समुद्री जीवन के जीवन पर इनका जो है प्रभाव पड़ता है। ज्वार भाटे के रूप में समुद्र जल में बड़ी मात्रा में शक्ति का संचार होता है। ज्वार भाटा सूर्य व चंद्रमा के एक सीध में होने पर होता है। ज्वार भाटा कब बनता है? इंपॉर्टेंट है ये। कब बनता है? सूर्य व चंद्रमा एक सीध में आते हैं। सूर्य व चंद्रमा क्या आते हैं? एक सीध में आते हैं। तो ऐसा होने पर समुद्री जल पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा हो जाता है और हम आगे शुरू करेंगे चैप्टर नंबर